हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय एसएसटी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा के बारे में, जो कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 1 है। और इसमें हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर एरा क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस स्थिति को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। तो शुरू करते हैं चैप्टर शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जैसा आप लोग करते हैं, अभी तो आप इंटर में आ गए हैं तो आपके बीच भी कोल्ड वॉर चलती रहती है ना। कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आप खुल कर सामने नहीं लड़ सकते ना, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, बैक बाइटिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। खैर, वापस पॉइंट पर आते हैं कि शीत युद्ध का दौर क्या है। शीत युद्ध, जैसा नाम से ये है कि शीत युद्ध आमने सामने नहीं लड़ा जाता, ये सेनाओं को सामने करके नहीं लड़ाया जाता, और ना ही ये सशस्त्र युद्ध होता है, मतलब ये हथियारों के साथ लड़ाई नहीं है, ये कूटनीतिक युद्ध है, ये भू राजनीतिक तनाव है। और ये तनाव, वैसे तो इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध से ही हो गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रसिया या सोवियत, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, अभी तो सोवियत विखंडित हो गया है, तो यूएसए और सोवियत रसिया के बीच में जो भू राजनीतिक तनाव की अवधि है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के 1991 तक जो खींचातानी है, जो भी इन लोगों ने सारे अपने एक दूसरे के ऊपर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करी है, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, कभी कभी तो लगता था कि युद्ध होके रहेगा, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ और कुछ कूटनीतिक रास्ते निकाले गए। बाकी बहुत सारे और देशों ने भी इसमें काफ़ी भूमिका निभाई। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पढ़ते हैं। अब जैसा मैंने अभी बताया, ये तनाव जो है, तनाव के स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसे शस्त्र सज्जित शांति भी कहते हैं, मतलब हथियारों के साथ शांति या हथियारों के साथ युद्ध जो नहीं लड़ा गया आमने सामने। अब जैसा मैंने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे। धुरी मतलब एक्सेस पावर और मित्र मतलब एलियाज। तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे। उस वक्त सबसे शक्तिशाली देश थे जर्मनी और जापान, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत। अब इनमें मतभेद हुए और द्वितीय विश्व युद्ध की शक्ल में वो सारा तनाव हमारे सामने आया, जो कि 1939 से लेकर 45 तक चला। अब जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इन लोगों ने अलग अलग जगह विजय प्राप्त करी। जापान को हरा दिया गया, जर्मनी को हरा दिया गया, और इसी के साथ यूएसए और यूएसएसआर में जो अपने मतभेद पैदा होने लगे। अब ये मतभेद क्यों पैदा हुए? ये हुए जर्मनी को लेकर। सबसे शुरुआती जो घटना थी वो जर्मनी को लेकर थी, जर्मनी के बंटवारे को लेकर थी, क्योंकि जब युद्ध ख़त्म हुआ तो जर्मनी के को बांट दिया गया, कुछ ब्रिटेन के हिस्से में गया, रसिया के हिस्से में गया और यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्से में गया। तो रसिया के हिस्से में पूर्वी जर्मनी आया और पश्चिमी जर्मनी आया यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्से में। अब जिसके हिस्से में जो चीज़ें आई, उन्होंने वहीं पर अपनी विचारधारा या अपनी व्यवस्थाएं थोपने की कोशिश भी करी, और इस तरह जर्मनी भी दो हिस्सों में बट गया। एक तो साम्यवादी, जो यूएसएसआर के नेतृत्व में थी, और दूसरी थी पूंजीवादी व्यवस्था, जो कि यूएसए के नेतृत्व में थी। तो हालांकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है और धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ती जाती है। और एक जो आपकी अभी बुक में भी दिया हुआ है, जो क्यूबा संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट है, वो बिल्कुल एक इमीडिएट कॉज था, जहाँ पर सबको ये लगा था कि अब तो शायद युद्ध होकर ही रहेगा। अब
ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ विचारकों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार, जैसे KPS मेनन ने कहा है कि शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, दो व्यवस्थाओं, बुर्जुआ लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही डिक्टेटरशिप, नाटो और वर्साय। नाटो जो अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्साय जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, और रशिया है। दो राज्यों अमेरिका और सोवियत संघ तथा दो नेताओं जॉन फॉस्टर एलास तथा स्टालिन जो रशिया में थे और जॉन फॉस्टर जो USA में थे, इन सब का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। आप जानते हैं सोवियत यूनियन जो कि USS सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है, और यह पहला विश्व का कम्युनिस्ट स्टेट था, और 1922 में इसकी स्थापना हुई। स्टालिन जो इसके एक जनक के रूप में रहे हैं। अब शीत युद्ध हम समझ गए कि शीत युद्ध ये है, और शीत युद्ध के पीछे बहुत सारे कारण भी रहे हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि शीत युद्ध वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लड़ाई आमने सामने नहीं लड़ी जाती, ये कूटनीतिक चालबाजियाँ हैं, एक दूसरे पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें हैं, दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की भी कोशिशें हुई। रशिया ने भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की अपने आसपास के छोटे देशों पर, चाहे वो जोर ज़बरदस्ती से की गई हो या आर्थिक मदद के तौर पर की गई हो। किसी भी तरह ये लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ मिला लिया जाए और अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। जैसा मैंने भी बताया कि एलियास में तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, एक्सिस में नाजी जर्मनी और जापान, ऑस्ट्रिया थे। इन्होंने मिलकर युद्ध किया, और फिर जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो कुछ समझौते आपस में किए गए देशों के बीच में, लेकिन कई बार कभी अमेरिका ने तो कभी रशिया ने इन समझौतों का पालन नहीं किया, और एक दूसरे के प्रति असहयोग की भावना बढ़ती गई और विश्वास ख़त्म होता चला गया, और धीरे धीरे यही कोल्ड वॉर बन गया, और कोल्ड वॉर में ये बदलता चला गया। और कई बार तो तनाव की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लगा कि युद्ध होगा, और कुछ जगह छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो सबसे पहले सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन नहीं किया जाता। 1945 में जो एक समझौता हुआ था स्टालिन के बीच, तो यहाँ पे क्या था कि सबको युद्ध के बाद अपनी सेना वहाँ से हटानी थी और सरकार की सहायता, लुब्निन सरकार की सहायता शुरू कर देना। तो शर्तों के विपरीत रशिया ने जो है रोमानिया और अपने चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अब पश्चिमी राष्ट्रों ने मदद में हिचकिचाहट दिखाई। चीन अप्रत्यक्ष रूप से रशिया के साथ था क्योंकि वहाँ भी कम्युनिस्ट थे। तो इस तरह ये चीज़ें बढ़ती चली गई। और दूसरा एक मेन कारण फिर रहा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद। ऑब्वियसली दोनों की व्यवस्थाएं अलग थी। अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था और जो सोवियत है वो कम्युनिस्ट था, वो समाजवाद और साम्यवाद की बात करता था। तो दो विचारधाराएं आपस में टकराती रही। और बिल्कुल ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट जैसे है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। देखो, जब कोई पहले से एग्जिस्ट कोई पावर होती है या पहले से कोई शक्तिशाली होता है, जैसे आप लोग भी करते हैं अपनी क्लास में लड़ाइयाँ करते हैं, कोई जिसमें क्लास का होल्ड रहता है उसके सामने अगर कोई आगे खड़ा होता है तो उसके लिए तो ये असहनीय होता है ना। ऐसे ही है अमेरिका के सामने जब सोवियत मजबूती से उभरा तो ये एक चिंता का विषय हो गया और अमेरिका को ये डर सताने लगा कि अब बहुत सारे देश इस जो रशिया में सामाजिक क्रांति हुई है, समाजवाद जो पनप रहा है, इसके साथ जाएंगे। तो इसकी वजह से भी अमेरिका के मन में एक ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ। चौथा पॉइंट, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और ईरान से अपनी सेनाएं बुलाने के लिए समझौता किया गया। अब यूनाइटेड स्टेट ने तो अपनी सेनाएं बुला ली, मतलब अमेरिका ने अपनी सेना बुला ली, लेकिन सोवियत ने अपनी सेनाएं नहीं बुलाई और ईरान पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुआ। और इस दबाव बनाकर उसने ईरान के साथ कई तेल समझौते भी कर लिए। तो आगे फिर पढ़ते हैं। और एक कारण, यूनान में साम्यवादी प्रसार।
अब ग्रीक में भी साम्यवादी, क्योंकि रसिया समाजवाद का समर्थक था, तो इस रशिया ने ग्रीक में भी समाजवाद के प्रसार में मदद करी। और ये अमेरिकी और कुछ यूरोपियन देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो कि अमेरिका के फेवर में रहे हैं हमेशा से। तो इस वजह से भी और तनाव बढ़ता चला गया। छठा है तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने वही जो एक्सिस और एलियास है, जर्मनी, जापान व इटली के आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने की बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अब नेक्स्ट है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। बिल्कुल अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध, सबको पता है कि उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 बम गिराए थे। उन बमों के नाम, एटम बम्स के नाम भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसा हम कह रहे थे कि इन महाशक्तियों को अपना अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये देशों को अपने फेवर में करना चाहते थे। देखो इसके पीछे बहुत कारण है भाई। पूरी दुनिया में खनिज नहीं मिलते, हर एक जगह हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है। एक तो यह है कि ये महत्वपूर्ण संसाधन हो कि इन्हें ज़रूरत थी, तो इन्हें जगह जगह वो ढूंढने थे, जैसे खनिज तेल हैं और भू क्षेत्र, और अपने सैनिक अड्डे बनाने हैं। इसी का एक नतीजा था कि क्यूबा में सोवियत जो है मिसाइल तैनात कर पाया, क्योंकि ऐसे ही रसिया ने किया और ऐसे ही अमेरिका ने किया कि वो बहुत सारे देशों को अपने से जोड़ना चाह रहे थे, ताकि वहाँ पर सैन्य ठिकाने बना सके और वहाँ से उन्हें कुछ मदद मिल सके, और बहुत सारी आर्थिक मदद भी मिल जाती थी। सैन्य खर्च भी वहन करते हैं बहुत सारे देश, जैसे अभी भी सऊदी अरब में अमेरिकन आर्मी रहती है, अमेरिकन बेस भी हैं वहाँ पर, उनका खर्चा सऊदी उठाता है। तो ये सारे इस तरह के कारण हैं जो कि छोटे छोटे देशों की ज़रूरत पड़ी इन महाशक्तियों को। अब बात करते हैं कि भाई 2 गुटों में तो दुनिया बंट गई, लेकिन कुछ ऐसे देश भी रहे जो इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ना तो वो नाटो के साथ जाना चाहते थे, और ना वर्सावा पैक्ट के साथ, जो कि रसिया, तो ना तो वो रसिया के साथ जाना चाह रहे हैं और ना ही अमेरिका के साथ। तो इसकी शुरुआत हुई NAM जो है, नॉन अलाइड मूवमेंट कह सकते हैं इसे, नॉन अलायंस मूवमेंट है, राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस सह आंदोलन भारत के हमारे अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गुलाम अब्दुल नादिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और घाना और इंडोनेशिया के भी नेताओं ने मिलकर इसकी शुरुआत की, और 1961 में इसकी शुरुआत हुई, और ये अभी भी चल रहा है। खैर 2012 तक इसमें 120 सदस्य हो चुके हैं। अब जानते हैं गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता मतलब यही है, किसी के पक्ष में नहीं होना, मतलब हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, न्यूट्रल हैं। हम अमेरिका के साथ भी अपने संबंध रखते हैं और रसिया के साथ भी हम अपने संबंध रखते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने भारत की इस पॉलिसी को गलत ठहराया, और ये भी इसकी आलोचना भी की गई कि ये गलत है। हालांकि अब तो चीज़ें बदल चुकी हैं, हमारा अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं और रसिया के साथ भी। हालांकि अभी पिछले दशकों तक तो अमेरिका हमारे खिलाफ ही रहा, पाकिस्तान की मदद करता रहा। खैर वो अलग हैं चीज़ें, सब जानते हैं, हम उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे अगर चैप्टर में वो चीज़ें आती हैं तो अब बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष अलगाववाद या पृथकवाद नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं कि हम सबसे अलग थलग हो गए हैं, नहीं, ना हम बिल्कुल अलग थलग हुए हैं और ना हम तटस्थ भी हैं। इसका मतलब यही है जो मैंने भी बताया आपको कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, हम अपने हितों के ध्यान में रखते हुए किसी देश से अपने संबंध बनाएंगे। अब गुट निरपेक्ष देश कौन से हैं भाई, इसके लिए जो नेताओं ने 1961 में एक वो सिद्धांत बनाए, 5 पंचशील पैक्ट भी जिससे हम बोलते हैं। जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, जो किसी महाशक्ति के द्विपक्षीय समझौता न करता हो, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न देता हो, जो उपनिवेशवाद का विरोधी हो। और हम तो झेल चुके थे उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म हम बहुत अच्छे से झेल चुके थे, हमने बहुत कुछ झेला, इसलिए हम इन चीज़ों के विरोधी थे। अब जो आलोचनाएं मैं बता रहा था, गुट निरपेक्षता की कुछ आलोचनाएं भी हैं यहाँ पर
कि कुछ लोग कहते हैं कि अव्यावहारिक नीति है और इसके साथ नहीं चलाया जा सकता। आजकल के लिबरल दौर में, या आप कह सकते हैं उदार दौर में, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। खैर, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं और ये सही भी है। जैसा हमने 1962 में देखा कि चीन ने आक्रमण किया, बट हमारे साथ कोई नहीं आया, क्योंकि हमने इस तरह के संबंध किसी देश से बनाए ही नहीं। हालांकि रसिया ने इनडायरेक्टली हमको हेल्प की, और जब हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया उसे भी जायज़ ठहराया, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम रसिया के निकट भी रहे। बट आलोचक कहते हैं कि ये अवसरवादी नीति है, ये टिकाऊ नहीं है, और इस तरह की पॉलिसी नहीं टिकती, और कभी ना कभी हमें किसी एक संगठन के पास या किसी एक ऐसे देश के पास जाना पड़ता है अपने आर्थिक विकास के लिए और अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जैसे बहुत सारे देश हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चला रखे हैं, जैसे जापान ने, चाइना के भी हैं, इस तरह। तो हम उन देशों से जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो नीति है व्यवहारिक नहीं रहती। तो इसके बारे में और पढ़ लेंगे। अब भारत की क्या स्थिति रही है, इस बारे में भारत की क्या शीत युद्ध के दौर में क्या नीति रही और क्या रहा। अब जैसा मैंने बताया, भारत हमेशा से तटस्थ से बनकर रहा कि ना तो वो प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के साथ गया कभी, और ना ही रसिया के साथ गया, और कभी भारत ने हमेशा कोशिश करी और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई दो सुपर पावर्स के बीच में तनाव कम करने की, और इस तरह भारत की गुटनिरपेक्ष नीति भारत के लिए हितकारी रही। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बच्चों आप कर सकते हैं कमेंट, और मुझे बता सकते हैं कि सर कैसा लगा चैप्टर, क्या समझ में आया, नहीं आया, कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, कुछ सुझाव सजेशंस जो भी हों आपके। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय, टेक केयर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।